अच्छा नोमी, रमज़ानुल मुबारक में बहुत से लोगों की फ़िटनेस आउट भी हो जाती है। रीज़न ये होता है कि हम उस तरह अगर जिम जाने वाले हैं तो जिम नहीं जाते, फिर हम कहते हैं बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में फ़िट रहने का तरीका क्या है? देखें, अल्लाह पाक ने रमज़ान बहुत रहमतों नेमतों से नवाजा है हमें। तो उसमें से एक रहमत जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है जो कि स्टेडी स्टेट कार्डियो अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग पे करते हैं तो वो हमें बहुत हेल्प करती है फ़ैट रिड्यूस करने में। जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो शुगर फॉर्म से होती है। अब ज़ाहिर है हम फास्टिंग में होते हैं तो हमारी बॉडी में शुगर ज़ीरो होता है, तो जो एनर्जी प्रोड्यूसर, जो दूसरा एनर्जी प्रोड्यूसर है वो हमारी बॉडी में फ़ैट बनता है। अब वो कैसे बनेगा? एक कांस्टेंट फार्मूला है 220 माइनस योर एज। आप अपनी एज को 220 से माइनस करेंगे तो जो 3 डिजिट वैल्यू निकलती है वो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है। अच्छा, अगर आप अपनी बॉडी को, अपने हार्ट को उस हार्ट रेट पे ले जाके स्टेबल करेंगे तो आपकी बॉडी फैट छोड़ना शुरू कर देगी। ठीक है। इसको अब ये आप कैसे करेंगे? ये आप ऐसे करेंगे स्टेडी स्टेट कार्डियो से। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं, इलेप्टिकल कर रहे हैं, या आप ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हैं, नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, स्किपिंग, बैटल रोप, बहुत सारी चीज़ें। तो आप अपने हार्ट रेट को, जो आपका फिगर बन रहा है, जैसे आपकी एज है 30, आपने 220 से 30 को माइनस किया तो 190 का एक वैल्यू निकल आया, तो वो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है। आपने उस हार्ट रेट पे ले जाके उसको स्टेबल करना है। अब आज जैसे आपने उस हार्ट रेट पे, जैसे आप ट्रेडमिल पे चढ़ गए, आप ट्रेडमिल पे 10 मिनट्स आपने वॉक की, अब जाके आपका हार्ट रेट वहाँ तक पहुँच गया 190 पे। अब आप उसको स्टेबल करने की कोशिश करें, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितने मिनट आप मैक्सिमम स्टेबल आप उसको कर सकें। ये सारा आपने फास्टेड स्टेट में करना है। आप फास्टिंग में हो और रोज़े से कुछ देर पहले, क्योंकि आप अच्छा एक चीज़ ये भी होती है कि लोग रमज़ानों में ये बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि एक्सरसाइज किस टाइम की जाए। आया हम रोज़े की हालत में एक्सरसाइज करें या आफ्टर इफ्तार एक्सरसाइज करें? तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि बेस्ट टाइमिंग क्या है, ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, आ रहे हैं या करना चाह रहे हैं, बेस्ट टाइमिंग क्या है? देखिए, कार्डियो का जो बेस्ट टाइमिंग है वो अफ्तार से आधा पौना घंटा, 1 घंटा पहले। उस टाइम पे आपकी बॉडी बिल्कुल, आपकी बॉडी की एनर्जी डाउन हुई भी होती है। अब क्योंकि आपकी बॉडी में शुगर नहीं है, आपकी बॉडी में जो प्रोड्यूस करता है शुगर एनर्जी, वो शुगर है। तो आप अगर ये 3 जो आपको मैंने फार्मूला बताया, कांस्टेंट फार्मूला 3 डिजिट, तो इसमें आपका जो हार्ट रेट है आपने उसको मेंटेन करना है। ठीक है। अब जो कार्डियो अगर आप करेंगे तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि बिफोर इफ्तार करें। और अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपका गोल होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, मस्कुलर बनना है, आपको मसल्स बनाने हैं या फैट लूज़ करना है। अच्छा, जो मस्कुलर बिल्ट होती है उसके लिए तो ये होता है कि कार्डियो भी करनी होती है और वेट ट्रेनिंग भी करनी होती है। तो जो लोग मस्कुलर की तरफ जाना चाह रहे हैं तो वो फिर वेट, क्योंकि जिम का एक ही टाइम निकाल पाएंगे हम, या तो हम एक दफ़ा ही आ पाएंगे, तो वो किस तरह मैनेज करें अफ्तार से पहले? क्योंकि अगर अफ्तार से पहले करते तो वेट ट्रेनिंग में इशू आ जाएगा, ज़ाहिर इतनी एनर्जी नहीं होगी, तो फिर क्या करें? उसके लिए बेहतरीन टाइमिंग जो है आपका आफ्टर अफ्तार है। आफ्टर अफ्तार जी। उसका कितना टाइम का ड्यूरेशन होना चाहिए? 1.5-2 घंटे का कम से कम ड्यूरेशन दे, क्योंकि आप अब ज़ाहिर है जो मसल बिल्ड कर रहा है तो वो अपनी डाइट, अपनी न्यूट्रिशन उसी हिसाब से मेंटेन करेगा। उसने प्रोटीन भी पूरा करना है, अपना कार्ब्स भी पूरे करने हैं, हर चीज़ पूरी करनी है। अब ज़ाहिर है अब वो जब इनटेक करेगा, प्रोटीन इनटेक करेगा, तो थोड़ा सा हैवी होता है वो प्रोटीन इनटेक, कार्ब इनटेक, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा आपको गैप चाहिए होता है। 1 से 1.5 घंटा मिनिमम गैप इतना होना चाहिए इनटेक करने के बाद। जी जी। अच्छा, ये जो कहते हैं कि आफ्टर आप एक्सरसाइज प्रोटीन लें, मतलब ठीक है आपने प्रोटीन शेक ले लिया, आपने वर्कआउट किया उसके बाद प्रोटीन शेक लिया, या पहले लेना होता है? बहुत सारे प्रोटीन्स आते हैं, पोस्ट वर्कआउट भी है, प्री वर्कआउट भी है, तो ये तो अलग अलग चीज़ है। बेसिक जो मकसद होता है वो आपकी बॉडी की जो प्रोटीन की नीड है, जो आप डाइट से पूरी नहीं कर पा रहे, वो आप प्रोटीन शेक से पूरी कर लेंगे। उसमें आप एक स्कूप में आपका 30, 35, 40 ग्राम एक प्रोटीन होता है। तो आपकी अब जो मसल बिल्डिंग गेम होता है उसमें ये होता है कि आपको एक काउंटेड प्रोटीन, काउंटेड कैलोरीज, काउंटेड कार्ब्स लेने हैं। तो वो उस हिसाब से आपका डिपेंड करता है कि आप
क्या करना चाह रहे हैं अपनी बॉडी में। अच्छा, मैंने देखा है बहुत से बिगनर्स जो जिम आते हैं उनका माइंड में ये होता है कि जी 2 महीने में बॉडी बन जाएगी, जी जी 3 महीने में बॉडी बन जाएगी। जी जी। वैसे तो एक्सरसाइज या वेट ट्रेनिंग आपने लाइफ टाइम करनी होती है अगर आपने मेंटेन रहना है। ऐसा ही है। लेकिन वैसे एक शेप में आने के लिए जो थोड़ा सा हैवी बंदा है, एक तो बेचारे बहुत हैवी होते हैं, जो थोड़ा हैवी बंदा है उसको कितना टाइम पीरियड में वो शेप में आ जाएगा कि हाँ लोग बोलेंगे भाई जिम जा रहे हो क्या, ये कितना टाइम में लगेगा? देखिए डिपेंड करता है बॉडीज़ पे, अलग अलग टाइप की बॉडी होती है, कोई फैटी है कोई स्किनी है। अब स्किनी बॉडी है कि ग्रो स्पीड में करती है, जल्दी बन जाती है वो। बिल्कुल, क्योंकि उसमें अल्लाह पाक ने आपको एक सलाहियत दी हुई है, एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है ये। लेकिन फैटी बॉडी ये कि उसको शेप में लाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि देखिए फैटी बंदा जो होगा वो बहुत खा खा के मोटा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो वो अपना मुंह कंट्रोल नहीं कर पाएगा, डाइट सबसे मेन चीज़ है डाइट। तो आप एक तो वो मुंह कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और दूसरी बात वो एक्सरसाइज से भागेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका जो सिस्टम है वो काफ़ी स्लो हुआ है, उसको इतनी आदत नहीं है। तो कितना टाइम पीरियड, वही मैंने पूछा ना, जो बेचारे बिगनर्स हैं वो भी प्रोग्राम देख रहे होंगे, जिनको किसी ने कह दिया होगा 2 महीने में ऐसी बॉडी हो जाएगी पूरा मोहल्ला पूछेगा, उनके लिए मैं जानना चाह रहा हूँ। 2 महीने में तो खैर देखिए कोई बॉडी बनती ही नहीं है, आप कुछ भी कर लें, क्योंकि ये जादू नहीं है। इसके लिए सबसे पहले डिसिप्लिन चाहिए। आप अगर जितने डिसिप्लिन्ड हैं, अब उस एज कोई नहीं है आपकी बॉडी बनने की। अच्छा जी बिल्कुल। अभी मेरे एक स्टूडेंट हैं सुहेल भाई, उनको माशाल्लाह उन्होंने तैयारी की और मास्टर कराची का टाइटल लिया है, उनकी एज जो है 45 प्लस है। अरे वाह। और वो फर्दर तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये जो चीज़ें होती हैं स्टीरॉइड्स और ये नुकसानदेह होते हैं जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि स्टीरॉइड्स लेना, और हम देखते हैं कि जी ट्रेनिंग के लिए जो बड़ी हैवी फिजिक वाले होते हैं वो सारे स्टीरॉइड लेते हैं, तो स्टीरॉइड कितने नुकसानदेह होते हैं? देखिए नुकसान तो है, उसका साइड इफेक्ट तो है ही है, हर हाल में। आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ये एज अ स्पोर्ट्स, जो लड़के एज अ स्पोर्ट्स कर रहे हैं उसको, तो वो तो लेते हैं ये कम्पीट करने के लिए। लेकिन उसके लिए देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप एक चीज़ ले रहे हैं तो उसको फिर एक तरीके से लें। आप अब जैसे मेरे जिम में एक नॉर्मल भी कोई बंदा आता है तो मैंने उनके लिए हेल्थ डॉक्टर रखा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। अब वो आपकी असेसमेंट करेंगे पूरी डॉक्टरी, क्योंकि आपकी हिस्ट्री क्या है हमें नहीं पता। अब आपको नहीं पता मेरे मैदे में कितनी पावर है कितनी नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर है या मुझे कुछ भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए होता ये कि एक कोई भी लड़का होता है, एक स्किनी लड़का होता है, 2-3 महीने में उसकी बिल्ड काफ़ी ग्रो हो जाती है। अब 10 लड़के उसको देख के बोलते कि यार आप क्या कर रहे हैं, आप हमें भी करवाएं, भले से उसको कुछ आता हो या ना आता हो। अब जाहिर है वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में तो वो आपको बिल्कुल बोलेगा आ जाए करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। अब ज़ाहिर है जो उस पर रिजल्ट आया वो दूसरों पे नहीं आएगा, क्योंकि दूसरों की बॉडी टाइप्स अलग है। अब इसके लिए हमारे यहाँ जो ट्रेनर्स हैं ना, उनके पास नॉलेज की बड़ी कमी है। यही इस तरफ में आ रहा था कि ट्रेनर, एक तो जब हम कभी किसी जिम में जाते हैं तो एक बिगनर के लिए ट्रेनर कितना ज़रूरी है। अच्छा, ट्रेनर्स भी डिपेंड करता है, मैंने बहुत से जिम देखे हैं वहाँ बच्चे होते हैं जो हेल्पर जिनको आप कह लें वो ट्रेनर बने होते हैं। अगर कोई गलत एंगल लग जाए तो कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खास तौर पे जिसमें बैक पे आपके एंगल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ट्रेनर कितना ज़रूरी होता है और ट्रेनर का खुद ट्रेन होना कितना ज़रूरी है? देखिए ट्रेनर तो बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ का आप एक गोल सेट करते हैं, अब उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास आपका ट्रेनर होना बहुत लाजमी है। अब मैं उसको ट्रेनर नहीं कोच कहूँगा, आपका कोच होना बहुत लाजमी है। देखिए अब एक नॉर्मल जो आपकी ट्रैवलिंग कोच होती है वो भी आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ड्रॉप करती है, आपके गोल तक पहुँचाती है। तो कोच का भी ऐसा ही कुछ है कि वो आपको एक जगह से उठाएगा और आपके गोल तक पहुँचाएगा। तो आपके सबसे पहले तो आपके कोच का नॉलेज वाला होना ज़रूरी है। और अगर ये एंगल्स गलत हो जाएं तो ये कितना नुकसान, बहुत नुकसानदेह। देखें ये तो सारा वेट का गेम है, अगर इसमें ज़रा सा भी ऊंच नीच हो जाती है, सबसे पहले आपकी L6 L4 जो डिस्क हैं वो हिल जाती है। डेडलिफ्ट में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ है वो डेडलिफ्ट है, स्क्वाड है। लोग समझते हैं कि मतलब डेडलिफ्ट और स्क्वाड आपने हैवी से हैवी लगा लिया तो आप सबसे बड़े बिल्डर हैं। मैं तो डर के मारे करता ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। डेडलिफ्ट और स्क्वाड वाकई ही में बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल फैशन में आया हुआ है कि आपने 200 केजी लगा लिया, 250 केजी लगा लिया, और उससे बहुत सारी इंजरीज होती हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपका कोच होना लाजमी है। ये जितने भी भाई बिगनर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, खास तौर पर बिगनर्स की बात करूंगा कि आप लोग जब जिम जाते हैं तो पहले जहन से ये चीज़ निकाल लें कि 2 महीने में बॉडी बनेगी, और 2 महीने में बस आपको लग रहा होगा बन रहा है, दूसरों को नहीं लग रहा होगा। तो इसको टाइम देना होता है और फिर इसको मेंटेन रखना होता है। सेकंड चीज़, जो आपका ट्रेनर है वो खुद ट्रेन होना चाहिए और प्रॉपर एंगल्स। हैवी वेट मारना कोई कमाल नहीं होता कि आपने बहुत हैवी वेट मार लिया और उल्टी आपने इंजरी लगा ली। इसके अलावा और भी हम चीज़ें नोमी से पूछेंगे।